हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का 4th टॉपिक चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में पौधों को जानिए, इस टॉपिक का नाम है, जिसमें हम पौधों के बारे में समझेंगे, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पौधों के विभिन्न भागों के बारे में, पौधों के बारे में अर्थात कितने वर्गों में उनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे साकी पौधे कौन से हैं, झाड़ी कौन से हैं, और मोटे तने वाले मुख्यतः वृक्ष कौन से हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। वहीं पौधों में पोषण कैसे होता है, उसमें जल का प्रवाह, पोषक तत्वों का प्रवाह, जाइलम फ्लोएम। उसके बाद हम कुछ पुष्पीय पौधों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें उनके नर जन्नांग, मादा जन्नांग, पुंकेसर, तो सभी प्रकार से उनका हम अध्ययन इस चैप्टर में विस्तृत रूप से करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में लगभग सभी स्टेट के टेट में और सीटेट में मुख्य रूप से इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प पहुँचाएंगे, और यदि आपको ये लेक्चर्स ऐसा लगता है कि हाँ हेल्प मिल रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा लोगों को जोड़ें इससे, जिससे यह लेक्चर्स उनको भी उपलब्ध हो सकें, जिससे पेपर एनालिसिस करने में दिक्कत ना जाए और पेपर को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना आए। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पैरा से शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। तो बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए आप। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई पड़ते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। तो इसमें पौधे किस किस प्रकार के होते हैं, आपने किस किस प्रकार के पौधे देखे हैं, उस बारे में थोड़ा चर्चा की गई है कि कुछ पौधे कुछ विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे के समान दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी, कुछ में लालिमा युक्त, और कुछ में फूल बड़े होते हैं, लाल होते हैं, कुछ में नीले होते हैं, कुछ पुष्प विहीन होते हैं, अर्थात पुष्प ही नहीं होते हैं, डायरेक्ट उनमें बीज आते हैं। तो कुछ ऐसे भी पौधों का अध्ययन करेंगे इसमें। फिर है, आपने अपने घर के आसपास और बाग बगीचे, विद्यालय जाते वक्त विद्यालय के प्रांगण में बाग बगीचे भी देखे होंगे, उनमें विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। फिर सेकंड में है, आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हम विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच के अंतर में समझने में सहायता मिलेगी। इसमें चित्र में बताया गया है कि तने, शाखा, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भी आप भर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं पौधे के कुछ भागों के बारे में। तो ये पौधा है, आप इसको देख सकते हैं, एक पौधा है। इसमें प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, अर्थात प्राथमिक मूल, ये जो एक लंबी सीधी जड़ आती है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक मूल। मूल का मतलब होता है जड़ या रूट। और जो इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं निकली हुई हैं, इनको हम बोलते हैं द्वितीयक मूल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। वहीं पत्तियों में भी इसी तरह होता है, आप देख सकते हैं, ये दो शाखाओं के बीच में एक कलिका का निर्माण होता है। ये आप इसको टारनाट बोलेंगे। एक शाखा के बाद दूसरी शाखा के बीच का जो ये अंतर है, फिर ये अंतर है, फिर ये अंतर है। तो ऐसे पत्तियों के बीच के जो शाखीय अंतर हैं, उसको इंटर नाड बोलते हैं। वहीं नाड जहाँ से पत्ती अलग होती है, जैसे ये दिखाया गया है, इस पत्ती में इस कॉर्नर को हम नाड बोलते हैं। पत्ती बोलते हैं, पत्ती देख रहे हैं आप। फिर तना स्तंभ बोलते हैं। ये जो तना पूरा एक मेन तना होता है, इसको हम तना स्तंभ बोलते हैं।
वहीं फल इसमें लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये फल है, ये फल लगा हुआ है, पुष्प लगे हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस पौधे के अनेक भागों को इसमें समझाया गया है। ये पौधे के भाग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनकी माताएं हैं, ये पौधे लगा रही हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाए गए हैं। ये पेड़ हैं मोटे तने वाले, और यहाँ पे कुछ शाखाएं भी, शाकीय पौधे भी दिखाए गए हैं। तो अब उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे कि शाक क्या है, झाड़ी पौधा कौन सा है, शाकी पौधा कौन सा है और वृक्ष कौन सा है। तो इनके आप एग्जाम्पल जो भी इसमें मिलेंगे उनको आप नोट करेंगे, क्योंकि आपसे शाक, झाड़ी और वृक्ष में डिफरेंट नहीं पूछा जाएगा, बस इसके एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित पौधों में से कौन शाकीय पौधा है, या निम्न पौधों में से कौन झाड़ी है या कौन वृक्ष है। तो अब क्रियाकलाप 1 देखते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, अर्थात जो छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर होती है, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, जो आपसे कम लंबे, जो आपके बराबर लंबे होते हैं, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे होते हैं। फिर तने को स्पर्श कीजिए यह जानने के लिए कि तना कोमल है, कठोर है, इसे धीरे से या मोड़ने का प्रयास कीजिए, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का प्रयास करें। तो इस प्रकार 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और उनके तने के आधार पर भी बताया गया है कि कठोर तना, कोमल तना और लचीला तना एक। तो इस प्रकार से इसमें तने के आधार पर भी बताया गया है। ये सारणी दी गई है, और इसमें कुछ पौधों के बारे में बताया गया है, जैसे टमाटर, आम और नींबू के पौधे। टमाटर का पौधा छोटा होता है, हरा होता है, कोमल होता है। पौधे का संवर्ग क्या है, तो ये शाकीय पौधा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्पल में पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शाकी है, तो टमाटर एक शाकीय पौधा है। वहीं आम की बात करें तो ये एक वृक्ष है, बहुत लंबा होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, और तने के ऊपर से होता है। शाखाएं जो होती हैं तने के ऊपर से निकलती हैं। नींबू थोड़ा लंबा होता है, अर्थात हमारे बराबर होता है, ये भी कठोर होता है, और तने के आधार से इसमें टहनियाँ निकलती हैं, अर्थात शाखाएं निकलती हैं। एक झाड़ी पौधा है। तो तीनों प्रकार के पौधों में यहाँ डिफरेंट बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं जो होती हैं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद से निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरेंगे। तो ये पहले हम कोटेशन पढ़ लेते हैं अनुच्छेद, उसके बाद कॉलम को भरने का प्रयास करें, ऐसा इसमें बताया गया है। तो पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों में एवं गमले में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग आते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? तो खरपतवार किसे कहते हैं? तो खेतों में या बगीचों में या गमलों में कुछ अनचाहे पौधे, अर्थात जो पौधे आपने रोपे हैं या लगाए हैं उनके अलावा जो अनचाहे पौधे स्वतः उगाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में है कि इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये पौधे हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। जैसा कि ऊपर भी बताया गया था कि हम जो इसके अंतर्गत अभी पढ़ेंगे तो शाक, झाड़ी और वृक्ष, शाकी पौधे, झाड़ीदार पौधे और वृक्ष। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है कि शाकी पौधे किसे कहते हैं? तो ये हरे होते हैं और तना इनका क्या होता है? कोमल होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? शाक पौधे या शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं
और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, बहुत सारी शाखाएं आप नहीं पाएंगे इनमें, कम शाखाएं होंगी, हरे होंगे, इनका तना कोमल होगा, तो उन्हें हम शाकीय पौधा कहेंगे। इसमें चित्र में आप देख भी सकते हैं। जो ए डायग्राम है, ये नंबर ए वाला, ये शाकीय पौधा है, वहीं ये झाड़ीदार पौधा है और ये वृक्ष है। तो इसमें तीनों को दिखाया गया है, ए शाक, बी झाड़ीदार और सी वृक्ष। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो शाक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तना मुलायम होता है, छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं, अर्थात इसमें तना बहुत छोटा होगा, तने के आधार से ही, तने का पता ही नहीं चलेगा, तुरंत शाखाएं आपको नज़र आएंगी इसमें। तो इनका क्या होता है, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि झाड़ी की परिभाषा क्या है। तो ऐसे पौधे जिनकी जो शाखाएं हैं वह तने के आधार से ही, अर्थात तने के साथ ही निकलती हैं, तना इनका भी कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता है, तो इन्हें हम झाड़ी की कैटेगरी में रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ यानी कठोर होते हैं एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार शाकीय पौधे क्या हैं, झाड़ीदार पौधे कौन से हैं और वृक्ष कौन से हैं, उनकी परिभाषा यहाँ स्पष्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी कॉलम 4 को भर सकते हैं। फिर यहाँ एक पहेली है दी गई है। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, साग, झाड़ी और पेड़ के किस प्रकार भिन्न है, साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इन्हें लता या बेल बोलते हैं। अभी इसका जिक्र भी आगे मिलेगा। कमज़ोर तने वाले पौधे इसमें बताया गया है सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता, ये देखिए आ गया विसर्पी लता। विसर्पी यानी लहरदार जिसे कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकार की। विसर्प नदी की एक ये अपरदनात्मक स्थलाकृति भी होती है विसर्प, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्पी लता। जिसका तना कमज़ोर होता है अर्थात वह सीधे खड़ा नहीं रह सकता, उसको सीधा खड़ा करने के लिए किसी आधार की ज़रूरत पड़ती है। इसमें यह दिखाया भी गया है। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। एक तो लता, विसर्पी लता को याद रखेंगे, और दूसरे कि जिन पौधों को आधार के साथ ऊपर चढ़ाया जा सकता है उन्हें आरोही यानी बढ़ता क्रम, ऊपर चढ़ता हुआ, तो उसे आरोही कहते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं, ये तीनों कैटेगरी से भिन्न हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधे की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। तो सब्जी मुख्यतः विसर्पी लता में आते हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गई, तो ये गिलकी हो गई, ये सब विसर्पी लता में आएंगी। तो इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं तना। अब तना का परिचय देखते हैं कि तना क्या है, जो कि वृक्ष का आधार होता है। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं। तो ये सब तना के भाग होते हैं, पत्तियां, शाखाएं, कली, फल और फूल। अब हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो क्रियाकलाप को समझते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2 है इसमें। आवश्यक सामग्री में 1 गिलास पानी, जल, लाल स्याही, शासकीय पौधा तथा एक ब्लेड।
इसमें आप देख सकते हैं गिलास पानी सामग्री है, उसमें जल है, लाल स्याही डाली गई है उसमें, और साकी पौधा जो अभी हमने ऊपर अध्ययन किया था कि इसका जो तना होता है वह लचीला होता है, अर्थात कोमल होता है, कोमल तना होता है, और इसमें जो शाखाएं होती हैं बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम इसका आगे देखते हैं प्रयोग क्या है। तो गिलास को 1/3 जल से भर दें या भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें, साग के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र में अभी हमने देखा। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। अवलोकन यानी आप देखें उसको। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि जो जल व खनिज लवण है तो ये ऊपर की ओर गमन करते हैं पौधों में। अभी उसका भी हम जिक्र जाइलम फ्लोएम के रूप में देखेंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बिसर्पी लता का है, ये आरोही लता का है जिसको आधार दे करके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और ये बिसर्पी लता है। यहाँ खरबूज या तरबूज की खेती दिखाई गई है। अब हम इसको देखते हैं कि तने में जो जल चढ़ा ऊपर उसको दिखाया गया है इसमें। तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जो इसका तना है तो वह जल के लिए संवहन का कार्य, अर्थात जल संवहन का मतलब होता है संवहन क्रिया। जब वाष्पीकरण होता है उसमें से लंबवत धाराएं उठती हैं, उसको हम संवहन क्रिया द्वारा वाष्प बनना बोलते हैं। उसी प्रकार संवहन क्रिया द्वारा ही ये खनिज लवण और जल क्या होते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं। तो ये हुआ तने का परिचय। अब हम आते हैं पत्तियों पर। तो पत्ती अपने आप के पौधों, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। क्या इन सभी आकृति, आकार एवं रंग में एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत। इसको नोट करेंगे आप कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। यह पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। यह भी आप नोट करेंगे। फलक किसे कहते हैं? तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पत्ती दिखाई गई है, ये पर्णवृंत अर्थात वो एरिया जिससे तना से जुड़ी होती है, इसमें तना भी दिखाया गया है। और पत्ती जो पटल होता है या फलक होता है उसको आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की जितनी भी सरफेस है, चाहे वो इस पार हो या उस पार हो, उसको हम पटल या फलक बोलेंगे। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी छाप लेते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देता है। तो उसका अब हम छाप देखते हैं क्रियाकलाप करके। तो एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने में नीचे रखिए, जैसा कि दिखाया गया है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबा करके पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को क्या करें जिसके नीचे पत्ती रखी है, धीरे धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है। क्या छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सीरा किसे कहते हैं? तो पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को, अर्थात पत्तियों के अंदर बहुत सारी रेखाएं दिखाती हैं, बारीक बारीक रेखाएं दिखती हैं, उनको हम सीरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सीरा दिखाई देती है? जी हाँ, बिल्कुल, इसे मध्य सीरा कहते हैं। तो इसको दोनों को आप याद रखेंगे। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये तीनों शब्दावलियाँ आप याद रखेंगे, सिरा, मध्य सिरा और सिरा विन्यास।
यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी है तो यह सिरा विन्यास या जालिका रूपी कहलाता है। फिर है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समांतर, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर या समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियों का कार्य क्या है। तो अभी हमने पत्तियों के बारे में देखा, पत्तियों के भागों के बारे में देखा और उनके सिराओं के बारे में कि सिराएं क्या होती हैं, सिरा, मध्य सिरा, मुख्य सिरा या सिरा विन्यास। तो इस प्रकार से हम उनका अध्ययन किए हैं। अब उनके कार्य क्या हैं, तो उनके कार्य के बारे में क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो इसमें है, आवश्यक सामग्री में एक साग का पौधा लीजिए, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा ले लीजिए। अब इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पत्तियाँ दी भी गई हैं, आप देख सकते हैं, पीपल की, और एक पत्ती ये दी गई है। तो पत्तियों में सिरा विन्यास और जालिका रूपी और समांतर तीनों बताई गई हैं। तो इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित एवं धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को निम्नानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोनों थैलियों में ये प्रयोग करिए और पत्तियों को धागे से बांधकर उन थैलियों में रख दीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई हैं? अब क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। क्रियाकलाप के बाद आप पॉलीथीन की थैली को हटा दें। ये बताना चाहता है कि पत्ती के कार्य क्या हैं, इसलिए यह प्रयोग करवाया जा रहा है। तो पत्तियाँ जो हैं क्या कार्य करती हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें पॉलीथीन में कवर करके उनको रखा गया है। अब हम आगे देखते हैं। तो जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन, जैसा कि मैं बताया था, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पीकरण में और वाष्पोत्सर्जन में डिफरेंट होता है, इसलिए आप समझेंगे ये वाष्पीकरण नहीं है, ये वाष्पोत्सर्जन है। अर्थात किसी क्षेत्र से वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है। किसी वस्तु से या किसी पौधे से जब जल की हानि हो रही है तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जबकि वाष्पीकरण जो होता है वो संवहनी धाराओं के रूप में होगा और वह जलीय क्षेत्र में होगा। अर्थात जहाँ जल होगा, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झरना हो, समुद्र हो, तो वो संवहनी धाराओं के रूप में होगा। जबकि वाष्पोत्सर्जन छिद्रों के माध्यम से, किसी पौधे से, मिट्टी से भी होता है वाष्पोत्सर्जन, मनुष्य के शरीर से भी होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो पौधों की पत्तियों में बूंद के रूप में जल एकत्रित हुआ है तो वह उसे क्या कहेंगे, तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अर्थात पत्तियों द्वारा जल की हानि होती है और वह जल कहाँ जाता है, तो वायुमंडल में रिलीज हो जाता है, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जबकि इसी का परिणाम एक और क्रिया होती है, संघनन की क्रिया। जब आप ठंड में देखेंगे तो पत्तियों में जो पानी टप टप टपकने लगता है पौधों से, तो संघनन की प्रक्रिया होती है, वो दूसरी प्रक्रिया है, ये दूसरी प्रक्रिया है। तो अभी आप वाष्पोत्सर्जन को समझें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो हमने पत्तियों के ऊपर थैली को बांधा, क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते? तो अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अध्याय 3 में, कि जल ठोस द्रव और गैस में कैसे बदल रहा था। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन हम करते हैं। तो ये तो पहला तो कार्य होगा वाष्पोत्सर्जन, अर्थात पानी का वाष्पोत्सर्जन करना।
अब हम क्रियाकलाप 5 करते हैं कि और कौन से कार्य हैं। तो आवश्यक सामग्री है पत्ती, स्प्रिट बीकर, परख नली, बर्नर, जल की प्लेट, जल प्लेट और आयोडीन का विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए, इसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिसमें पत्ती पूर्णतः क्या हो, डूब जाए। अब यह परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रख दीजिए या रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करें या गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता है। अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालें, जल से भली भांति उसको धो दें, अर्थात वह उसको कलर विहीन कर दें। जब तक उसका हरा रंग चला न जाए तब तक उसको बॉईल करें और फिर उसको बाहर निकालें और जल से धुल लें। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन में कुछ बूंदें डालें। अब इसको प्लेट में रखें और आयोडीन युक्त जल की कुछ बूंदें क्या करें, प्लेट में उस पत्ती के ऊपर डालें। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 1 के खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति की परीक्षण करते समय जो की गई थी उसमें से प्रेक्षण करें, उसका अवलोकन करें। जैसे हमने मंड, शर्करा का, वसा का, प्रोटीन का, इनका परीक्षण हमने किया था। कास्टिक सोडा, आयोडीन, ये नमक जो था, तो इनमें से हम कुछ परीक्षण किए थे। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड और शर्करा का परीक्षण हमने किया था? क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी कुछ मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भाग से आकर के एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल बोला जाता है उसको, तो उसकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो आप इसको लिख लेंगे, हरे रंग का एक पदार्थ, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है पत्तियां। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो पत्तियां जल एवं हरे रंग के पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। तो इस प्रकार इसको आप यहाँ नोट कर सकते हैं। एक टिप्पणी दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। इसलिए छात्र इसे करने से पहले अध्यापक से जरूर करवाएं और फिर देखें उसको। फिर है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भोजन का निर्माण होता है। पौधे स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जल का उपयोग करके हमारे लिए ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। अर्थात निष्कासित यानी मुक्त करना या छोड़ना। तो मुक्त करते हैं जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, और जो भोजन बनता है तो वह पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। इस कारण पौधों की वृद्धि चलती रहती है। अब ऊपर कुछ डायग्राम आप देख सकते हैं, दिए गए हैं। यहाँ पे ये प्रयोग को दिखाया गया है। ये बैगनी रंग भी जैसे उस दिन फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था, मंड और कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में मंड और शर्करा के रूप में, दोनों रूपों में एक बैगनी रंग और एक नीला रंग जो प्राप्त हुआ था हमको, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। तो पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने अभी तक पौधों के दो चीज़ों का अध्ययन किया, जिसमें से एक तना था और दूसरा पत्ती थी। तो भोजन बनाने में किसका उपयोग होता है? तो पत्तियों का योगदान होता है। इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे। वहीं भोजन को पहुंचाने में तो तने का, और तने में भी फिर पत्तियों के भाग जो सिरा थी, मध्य सिरा थी, मुख्य सिरा थी, सिरा जाल था, तो उनको भी आप याद रखेंगे। इसलिए आप क्रम से याद रखेंगे। तना, उसके पार्ट्स और कार्य, फिर पत्तियों के कार्य और उनके पार्ट्स। अब हम देखेंगे जो भाग जमीन के अंदर है पौधों का, उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे क्रियाकलाप 6 में। तो क्रियाकलाप 6 है, आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी और खुरपी, ब्लेड, कैंची,
जल। क्रियाकलाप 4-5 में विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में इस खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को जो है तो कोई क्षति ना हो। तो इसमें आप देख सकते हैं इनके अंदर जड़ों को आप देख सकते हैं AB में। ये साकी पौधे हैं, दोनों खरपतवार के हैं। तो इनको लाया गया है और 2 गमलों में स्थापित किया गया है। अब हम देखते हैं खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डाल करके लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। ये नियमित रूप से जल दीजिए, किसमें? दोनों में। 1 सप्ताह पश्चात इनका प्रेक्षण कीजिए। 1 सप्ताह बाद फिर इनका अवलोकन करें, यानी देखें क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक की जड़ नहीं है। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए अब क्रियाकलाप करते हैं। तो अब हम जो मिट्टी के नीचे तना है हमारा, उसमें जड़ें होती हैं। तो अब इसमें जड़ का कार्य बताया जाएगा। एक जड़ विहीन हमने पौधा लिया, एक जड़ सहित पौधा लिया। अब जड़ के कार्य क्या है मुख्यतः, तो जो पौधे हमने लगाए थे उनके परिणाम के रूप में देखेंगे। तो क्रियाकलाप नंबर 7 है, आवश्यक सामग्री में मक्का और चने के बीज, रुई कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भींगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज, दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद न बन जाएं, अर्थात नए पौधे, छोटे पौधे न बन जाएं। 1 सप्ताह बाद इन्हें खींच करके रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रहती हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं पौधों को, इसका अर्थ यह हुआ कि आधार प्रदान करती हैं, अर्थात गिरने नहीं देती हैं उसको। इसमें रुई के प्रयोग को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें चने के बीजों का प्रयोग करके दिखाया गया है। आगे शायद मक्के का भी बीज दिया गया हो। ये मक्के और चने दोनों दिए गए हैं। फिर है, इन्हें मिट्टी में पौधों के स्थिरक कहा जाता है। तो जड़ें जो होती हैं, अब क्वेश्चन बनता है कि स्थिरक किसे कहते हैं? तो जड़ों को मिट्टी में पौधों के स्थिरक कहा जाता है। जड़ों को मिट्टी में क्या कहा जाता है? स्थिरक, यानी स्थिरता प्रदान करने वाला। आपने देखा कि तने और पत्तियों में तने और पत्तियां जो होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। तो तनों में भी या जड़ों में भी विविधता पाई जाती है। जैसे मूसलाधार जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ होती हैं, शाखी जड़ होती हैं। तो कई प्रकार की जड़ भी होती हैं। अब हम देखते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल लेके, तो क्रियाकलाप 8 करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि A और B ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र के समान दिखती है अथवा चित्र B की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चने लीजिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? तो आइए इसका हम पता लगाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो चने की जड़ है, इसमें शाखाएं निकली हुई हैं जड़ में, लेकिन इसमें कोई शाखा नहीं है मक्के वाली में। अब हम क्रियाकलाप 9 करते हैं। और जड़ों के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए तो खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने देखा कि कई खरपतवार जो हैं पौधों की जड़ें या तो चित्र A की तरह हैं, यानी मक्का की तरह हैं, सीधे उनमें कोई रेशा नहीं है, अथवा चित्र B की तरह, चने की तरह, जिसमें जड़ में रेशे हैं या शाखाएं हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जिन पौधों की जड़ें A की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़, जैसा मैं बताया था कि मूसला जड़ रेशेदार जड़ होती हैं, तो मूसला जड़ अर्थात उसमें कोई शाखा नहीं है, एक जड़, डायरेक्ट एक जड़ होती है,
उसको हम मूसलाधार जड़ बोलते हैं, जैसे मक्के में थी। फिर है तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। तो जो मुख्य जड़ होती है उसको हम मूसला जड़, उसके साथ जो शाखाएं छोटी छोटी निकलती हैं उसको हम पार्श्व जड़ बोलते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कह सकते हैं। ये रेशेदार और ए में मूसलाधार जड़, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मूसलाधार जड़ में थोड़े थोड़े ये रेशे हैं यानी कि शाखाएं हैं, तो उसको हम पार्श्व जड़ भी बोल देते हैं, जबकि इसको हम झकड़ा या झाड़ीदार जड़ या रेशेदार जड़ बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे इस शब्दावली को आप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांट लिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में रखिए और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है तथा समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है। तो दोनों के सिरा विन्यासों को देख करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर यहाँ है बूझो मस्तिष्क में एक अजब विचार आया कि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होती हैं। उसे उस पौधों की उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधों की पत्तियों को देख करके उसका उत्तर दे सकते हैं। तो कैसे पहचाने कि पौधों की पत्तियों, तो पौधों की सिराओं को देख करके आप बता सकते हैं कि इसकी जड़ किस प्रकार होगी। उसका हम परीक्षण आगे देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्तियों की सिरा विन्यास जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका हम अध्ययन या जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं, पत्तियों का सिरा विन्यास जड़ के प्रकार को सारणी 4.2 में सही रूप में भर सकते हैं। जड़ के प्रकार, पत्तियों के सिरा विन्यास के प्रकार यहाँ आप दर्शा सकते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी के जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज का पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसमें कार्य बताया गया है कि जो जड़ें होती हैं तो मिट्टी से क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं अर्थात सोख लेती हैं उसको, और जो तना होता है तो वो जल, खनिज तथा पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये तने का कार्य है। जड़ों का कार्य है जल का अवशोषण कर लेना और तने का कार्य है उसको पत्तियों तक जल, खनिज दोनों चीज़ों को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य तने का है। फिर है पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं अर्थात भोजन बनाती हैं। भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, तो लाने ले जाने का कार्य तने द्वारा किया जा रहा है, जबकि भोजन बनाने का या संश्लेषित करने का कार्य पत्तियों द्वारा। इस प्रकार से कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टेपियोका, तो ये टेपियोका सीटेट में बहुत पूछा जाता है, टेपियोका आदि को हम खाते हैं। इन पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। तो हम इनके पत्तियों को भी खा जाते हैं सलाद के तौर पर। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इनकी जड़ मूसलाधार जड़ में आएंगी, एक ही जड़ होती है इनकी। अब इसमें एक पौधा तना ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें पत्तियों में ये सिराएँ दिखाई गई हैं, एक मुख्य सिरा है, बाकी उसकी शाखाएं हैं, मध्य सिराएं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, एक ले जाता है और एक ले आता है। तो इस प्रकार से दो तरफा यानी जल को, खनिज लवणों को पहुंचाता है पत्तियों तक और पत्तियों से भोजन को फिर लेकर आता है, तो विभिन्न भागों में एकत्रित संचित करता है उसको। फिर है लिखिए कि तने से कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि खनिज, लवण एवं जल ऊपर की ओर जाएंगे और तैयार भोजन नीचे की ओर। तो अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पे पौधे, पत्ती और तने का कार्य समाप्त होता है। अब हम आते हैं पुष्पों का अध्ययन करने में। तो अब हम पुष्प का अध्ययन शुरू करते हैं। तो चलिए हम गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र A, B, C
दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भलीभांति पहचान सकते हैं और क्यों? पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया है? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ कोड दिया गया है कि अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं वरन पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प गुच्छ है? तो गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी का फूल जो होता है वह मुख्य रूप से एक पुष्प ना होकर के पुष्पों का गुच्छ होता है। तो इसको आप नोट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ गुलाब की 3 टहनियाँ दिखाई गई हैं, एक पत्ती विहीन है, दूसरी पत्ती सहित शाखा है और तीसरी जो है पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्रियाकलाप 10 उसके लिए करते हैं। तो आवश्यक सामग्री में एक पुष्प कलिका लीजिए। निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल और गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड लीजिए, स्लाइड, कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। तो इतनी सामग्री इसके प्रयोग में लगेंगी और चित्र 4.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। अब इसमें आते हैं तो इन भागों को याद रखेंगे। पुष्प के कुछ भाग होते हैं, जैसे पंखुड़ियाँ होती हैं और बाह्य दल। आप देख सकते हैं इसको, बाह्य दल इसमें दिखाया गया है। तो ये पूछ दिया जाता है कि बाह्य दल किसका भाग है? तो पुष्प का भाग है। पंखुड़ियाँ तो समझ में आ जाएंगी आपको। अब देखते हैं इनका और डिटेल से अध्ययन हम करते हैं। तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिले हुए पुष्प के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पंखुड़ियाँ कहलाता है। फिर विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं, यानी कि कई पुष्प हैं तो उनकी पंखुड़ियाँ भी अलग अलग, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ अलग होंगी, गुड़हल की अलग होंगी, सरसों की अलग होंगी। इस प्रकार से हर एक पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होंगी अलग अलग होंगी। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इसे बाह्य दल कहते हैं। तो बाह्य दल किसे कहते हैं? तो कली का बाहरी भाग जो होता है, जो पत्ती के समान दिखाई देता है, उसको हम बाह्य दल कहते हैं। वो मुख्य रूप से पंखुड़ियों का आधार होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनमें से कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्य दल पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? तो बाह्य दल जो है वो हरे रंग का है। इसमें बताया गया है कि छोटी पत्तियां दिखाई देती हैं, पत्तियों जैसा दिखाई देता है, हरे रंग का। और पंखुड़ियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग फूल की अलग अलग प्रकार की। फिर है आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन सामग्री प्रेक्षण सारणी 4.3 में लिखेंगे प्रेक्षण करके। इसमें आप लिख सकते हैं, ऐसी सारणी बना करके आप। गुलाब लिया गया है, इसमें अनेक रंग, बाह्य दल संख्या है, 5 रंग पंखुड़ियों के हैं बताए गए हैं, पृथक है, स्वतंत्र है, उपस्थित है। स्त्री केसर उपस्थित है, पुंकेसर उपस्थित है। तो स्त्री केसर उपस्थित है इसमें, और जो पुंकेसर है वह स्वतंत्र है। पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं तो पृथक पृथक हैं। इस प्रकार इसमें गुलाब का उदाहरण लेके बताया गया है। अब हम और आगे देखते हैं। तो विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर के विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के
अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल पंखुड़ियों को हटा दीजिए और चित्र 4.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। तो अब देखते हैं, ये आपको दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, परागकोश देख सकते हैं, स्त्री केसर देख सकते हैं। जो आधार है आपको दिख रहा होगा, ये स्त्री केसर है। ये डंठल के तौर पर जो दिख रहे हैं तो इनको हम पुंकेसर बोलते हैं, और जो ऊपर गोल आकार के दिख रहे हैं उनको हम परागकोश बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जस्ट पुंकेसर से जुड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं पुष्प में। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर और परागकोश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप एक पुष्प बनाएंगे और डायरेक्ट लिख लेंगे। अब हम और पार्टों के बारे में देखते हैं। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर, जैसा कि आधार में नीचे स्थित था, तो उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। ये तंतु हैं और ये परागकोश, आप इनको देख सकते हैं। ये पुंकेसर के भाग हैं। तो पुंकेसर ये पूरा जो था ये पुंकेसर था, आधार पे बना स्त्री केसर था। तो इस प्रकार ऊपर वाले डायग्राम में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसको अलग से फिर करके बताया गया है। पुंकेसर के भाग भी पूछा जाता है, तो आप इनको याद रखेंगे। किसको? तंतु को भी और परागकोश, ये पुंकेसर के भाग हैं। अब स्त्री केसर के देख लेते हैं। तो स्त्री केसर के भाग हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो जहाँ वो तंतु था वहाँ यहाँ वर्तिका है, जहाँ वो परागकोश था वहाँ ये वर्तिकाग्र है, और नीचे अंडाशय है जहाँ पुंकेसर था। तो इस प्रकार से आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये स्त्री केसर के भाग हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इनको, और वहाँ तंतु और परागकोश, तो उनको भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आइए अब इस पुष्प को अंडाशय की रचना का अध्ययन करेंगे। स्त्री केसर का सबसे निचला भाग फूला हुआ भाग है, जिसे अंडाशय कहते हैं हम। इसकी आंतरिक रचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय किस प्रकार काटा जाए। चित्र ए बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर उसे दो भागों में काट सकते हैं। तो यहाँ आपको दिखाया गया है जो स्त्री केसर का पार्ट्स था अंडाशय, उसको एक ब्लेड के जरिए कैसे आप देख सकते हैं। इसको इसके अंदर देख सकते हैं अंडाशय में है अनुदैर्घ्य काट और अनुप्रस्थ काट। तो एक लंबवत काट है अनुदैर्घ्य काट, और अनुप्रस्थ काट क्षैतिज काट है, आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये कटिंग किया हुआ भाग है। तो जो कटिंग किया हुआ भाग है उसके अंदर का, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड। ये अंडाशय की आंतरिक संरचना है। लंबाई में एक काट है, ये लंबाई में है, और ये अनुप्रस्थ में है अर्थात क्षैतिज में है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडाशय के अंदर का पार्ट क्या है, तो वो बीजांड है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें हम बीजांड कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, बीजांड किसका पार्ट है? तो स्त्री केसर के भी अंदर अंडाशय के भी अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए।
नेक्स्ट पैरा देखते हैं। कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय एवं किसी पार्क के बगीचे पर जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। तो इस प्रकार और अधिक आप पुष्प लेकर के उसका ऑपरेशन इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्रियाकलाप करके बताया गया है। नोटबुक में जो अपनी सारणी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर। क्या सभी फूल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें से उपर्युक्त पुष्पांगों का कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इसमें अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल, पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या आसमान होती है? तो ये सभी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ बगैर बाह्य दल के भी पाए जाएंगे, कुछ में पुंकेसर नहीं होगा, और कुछ में समानता होगी और कुछ में असमानता होगी, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी हम पौधों के भाग, पत्ती, तना और जड़, उसके कार्यों के बारे में, उसी प्रकार पुष्पों में स्त्री केसर, पुंकेसर और उनके दोनों में एक परागकोश, जो पुंकेसर का भाग था परागकोश और तंतु, वहीं स्त्री केसर में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, अंडाशय में भी बीजांड। तो इस प्रकार से हम इनका अध्ययन इस पाठ में किए हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख शब्द। तो ये शब्दावलियाँ आई थीं। आरोही है, संवहन है, विसर्पी लता है, रेशेदार जड़ है, शाख है, पार्श्व जड़ है, मध्य सिरा है, सिरा विन्यास है, बीजांड है, समांतर सिरा है, पंखुड़ियाँ हैं, वर्ण ग्रंथ है, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका नुमा सिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मुसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, सिरा। इन सारी शब्दावलियों का परिचय इसमें बता दिया गया है आपको। तो इसको आप विशेष रूप से जो शब्दावलियाँ इसमें दी गई हैं इनको आप नोट कर लेंगे। फिर इसमें सारांश है कि इस पाठ का सार क्या निकलता है, इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है। तो कुछ पॉइंट में है। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने की शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तो तने मुख्यतः कितने? तो शाक, झाड़ी और वृक्ष में इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। तो 3 प्रकार, ये डायरेक्ट लाइन की लाइन छप कर आती है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत एवं फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। जालिका रूपी एवं समांतर हो सकता है, ये दोनों रूपों में पाया जा सकता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित या वायुमंडल में निष्कासित कर देती हैं जल को। हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी फ्री होती है, वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जिसका उपयोग मानव अपनी श्वसन क्रिया में करता है। फिर है जड़ें, मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता प्रदान करती हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मुसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें क्या होती हैं? मूसलाधार। तो ये क्वेश्चन आता है कि जिन पत्तियों में सिरा विन्यास होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, तो उन पौधों की जड़ें किस रूप में होगी? तो मूसला जड़ पाई जाती है। जबकि समानांतर सिरा विन्यास जिसका होगा तो वो उनकी जड़ें क्या होंगी? रेशेदार होंगी। मूसलाधार जड़ उसमें नहीं होगी, रेशेदार जड़ होगी। तने द्वारा जड़ों की पत्तियों को जल एवं पत्तियों से भोजन। तने का कार्य क्या है? तो इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि तने द्वारा क्या होता है। तो जड़ों से पत्तियों एवं दूसरे अन्य भागों में जल पहुंचाया जाता है तथा पत्तियों से जो भोजन तैयार किया जाता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ये तने के कार्य हैं। वहीं पुष्प के विभिन्न भाग कौन से हैं? तो बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इनको भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार से यह चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्प पहुंचाएगा।
समझने में और पेपर के एनालिसिस करने में। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको समझ करके इसकी नोट्स आप बना सकते हैं। एक पेज में आपकी नोट्स आ जाएगी। मुख्य रूप से जो सारांश इसमें दिया गया है, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। उसके अलावा भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए गए हैं ऊपर। जहाँ जहाँ अंडरलाइन करके पेस्टराइज करके आपको बताया गया है, उसको विशेष रूप से आप ध्यान देंगे और नोट कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।